नमस्कार साथियों। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर वन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एमसीक्यूज, उनके एक्सप्लेनेशन, उनको इमेज के थ्रू हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। कुछ बॉक्स नोट्स मैंने उन क्वेश्चन में डाले हुए हैं जिनमें डिस्क्रिप्शन है, उसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन से उससे रिलेट कर पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग में एक डिसऑर्डर कॉज होता है 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। ये क्या है, थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रोमोसोम आप जानते हैं, क्रोमोसोम जैसे कि इस पिक्चर को देखिए आप, यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ये एक, ये दो। एक्चुअल में हमेशा क्रोमोसोम पेयर में मौजूद होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। बट यही कंडीशन अगर एक कॉन्ट्रास्ट हो जाए, जैसे कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तब इस कंडीशन को हम एक नाम दे देते हैं, अनबैलेंस हो जाती है, जिसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अदर वर्ड्स में डाउन, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है बॉडी में, जिस वजह से कई प्रकार के विकार या फिर ऐसे ह्यूमन बॉडी में पेयर जो है वो अनबैलेंस होते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में एक बेबी है, इसके देखिए आप दो कान हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो हाथ हैं, दो पैर हैं, तो ये क्रोमोसोम को दिखा रहा है पेयर में, है ना। अगर वही इसके अपोजिट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए, तो ये अनबैलेंस होगा। क्या होगा, या तो ये कान छोटे हो जाएंगे या आंख अंदर की तरफ हो जाएंगी, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है स्मॉलर हेड या ईयर, उसके सिर छोटा हो जाएगा, आंखें अंदर की तरफ होंगी, फ्लैट नसल हो जाएगी, और जो शेप है वो अनयूजुअल होगा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होता है शेप, वैसे शेप नहीं रहेंगे। और एक और जो मेजर पॉइंट इसमें नोटिस करने वाला है वो ये है कि जो पैर होगा, पैर के अंगूठा और उसके जो बाजू की है, जो बगल की जो फिंगर होगी, उसमें काफी गैप होगा, हाँ, काफी गैप देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम का नाम दिया गया है। साउथ अफ्रीका में प्रत्येक 500 में से एक बच्चे को ये बीमारी होती है। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए डाउन सिंड्रोम। एक और बॉक्स टेक्स्ट में अगर हम देखें, डाउन डाउन सिंड्रोम जो है वो कब अकर होता है, कब उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति उसकी कब होती है, कब देखने को प्राय पाया जाता है वो, तो जब एक्स्ट्रा पोर्शन क्रोमोसोम का एक हमें देखने को मिलेगा। तो जो टोटल है, एक्चुअल नॉर्मल जो होते हैं वो 46 होते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा आ जाए तो 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है, उसी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। थोड़ा सा और मैं इसमें अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो हम ऐड भी करेंगे। जैसे इसका राइट आंसर तो ये पढ़ ही लिया है हमने, ट्राइसोमी, क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से, है ना। ट्राई मतलब होता है तीन, जैसे नॉर्मल ये दो है, एक एक्स्ट्रा हो गया। इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जब आ जाता है तो इस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। इस वजह से क्या हो रहा है, क्या कॉज हो रहा है, डिसेबिलिटी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल्स, है ना, बौद्धिक जो डिसेबिलिटी है वो आ जाती है। फेस जो है वो चपटा हो जाता है, जो आईज हैं वो कहीं ना कहीं या तो अंदर की ओर या ऊपर की ओर स्लेंट हो जाती है। हार्ट के डिफेक्ट्स नॉर्मली देखने को मिले। अब इसमें तीन ऑप्शन और थे, राइट, ये देखो पीछे, हम इसको इनको भी डिस्कस करो। जैसे ये वाले भी डिस्कस करेंगे हम, ये वाला भी, ये भी जान लेते हैं, है ना। हमें सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं देखना है, क्वेश्चन के एक ऑप्शन पे ही फोकस नहीं करना, हमें जो अदर ऑप्शन भी है उन पे भी फोकस करना है कि डाउन सिंड्रोम की तो ये बात हुई, डाउन सिंड्रोम एक्चुअल में क्या था, लेकिन जो तीन कोई ऑप्शन है वो भी तो कहीं ना कहीं हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आए तो वो भी देखने को मिले, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्या था, टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होता है। देखिए इसमें एक्चुअल में फीमेल्स जो ह्यूमन बींग है, फीमेल्स पर इसका अफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो क्रोमोसोम होगा एक्स, उसका एब्सेंस देखने को मिलेगा, है ना। नॉर्मली जनरली क्या होगा कि क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, एक्स और वाई, ये होते हैं मेल में पेयर के फॉर्म। फीमेल में क्या होता है, देखो माइनस से मैं फीमेल को डिनोट कर रहा हूँ, प्लस से मेल को डिनोट कर रहा हूँ। फीमेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं पेयर, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं पेयर में। लेकिन जब इन दोनों का इंटरकोर्स होगा,
मेल फीमेल का। तो इसमें ये अगर एक्स एक्स इसका उठा लें और एक्स इसका उठा लें, तब कंडीशन होगी कि ये फीमेल बेबी को वर्थ होगी, है ना। अगर इसका एक्स उठाएं और इसका इसका वाई उठा लें, तब क्या कंडीशन होगी, तब मेल बेबी का वर्थ होगा, है ना, जन्म लेगा। अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है टर्नर सिंड्रोम में, कि एक्स जो क्रोमोसोम है फीमेल फीमेल में, वो एब्सेंस होगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इनफर्टिलिटी आएगी, है ना, डेवलपमेंटल इशू होंगे, सही से ओवेरियन जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार के हम सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम से डिनोट कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें एक और एक्स्ट्रा था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। देखिए ये जनरली क्या होगा, ये मेल को अफेक्ट करेगा। इसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम फीमेल में एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ गया। मतलब आपकी कंडीशन होगी कि एक्स वाई तो पहले से ही थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स, तीन क्रोमोसोम आ गए, है ना। इनको कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स वाई कर दो, एक्स वाई एक्स कर दो, तो एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, जिस वजह से ये तीन का पेयर बना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये बन जाएगी, ये इनफर्टिलिटी करेगा क्रिएट, है ना। और उसके जो अपीयरेंस होगी, फिजिकल अपीयरेंस होगी, वो फेमिनाइन होगी, एक वीमनिश अपीयरेंस होगी ह्यूमन में, है ना, मेल मेल पर्सन में। इस कंडीशन को हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से नोट कर दिया, है ना। थर्ड एक और ऑप्शन था फोर्थ नंबर पे, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, या फिर इसको सुपर फीमेल सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये भी क्या किसको अफेक्ट करेगा, फीमेल को अफेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, उसमें देखिए टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट था, है ना, एब्सेंट था। इसमें क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंट हो, है, जुड़ जाए, तो पहले से ही एक्स एक्स होते हैं, एक और एक्स आ गया तो ट्रिपल एक्स हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें हाइट जो है ना जनरली वो इंक्रीज होती है, जो लर्निंग एबिलिटीज होती हैं वो डिसेबल होती हैं, कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो जाती है, डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में हमें देखने को मिल रहा है, और ये कहाँ अफेक्ट कर रही है, ये फीमेल को अफेक्ट कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये आइडेंटिफाइड की गई किस किस कॉन्टेक्स्ट में की गई। कुछ ऐसे 7 प्रायोरिटी एरियाज थे जिनके एक्शन में इसको आइडेंटिफाई किया, है ना। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम सबसे पहले तो इस पे फोकस करें कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो 7 प्रायोरिटी एरियाज थे वो क्या थे, क्या एरिया थे। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में, हम बॉक्स नोट्स में देखेंगे, तो पहला जो की प्रायोरिटी एरिया था वो था स्वच्छ भारत मिशन। दूसरा था हेल्थ डाइट्स एंड एक्सरसाइज। तीसरा एड्रेसिंग सब्सटेंस अब्यूज। ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो जैसे ड्रग्स हुए, है, अफीम भांग ऐसे कुछ लेना, सिगरेट, कुछ ऐसे जो ह्यूमन की हेल्थ को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डिसएडवांटेज पहुंचाते हैं, है ना, बॉडी को कॉज करते हैं। फोर्थ में क्या है कि रोड एंड रेल सेफ्टी, रोड एंड रेल सेफ्टी की बात हो रही है। इसको एक और अलग वर्ड में बोला गया है, यात्री सुरक्षा। फोर्थ की एक्शन ये था। फिफ्थ क्या था, जेंडर वायलेंस, इसको नाम दिया गया निर्भया नारी, या निर्भय नारी। फिफ्थ क्या था, वर्क प्लेस सेफ्टी एंड स्ट्रेस रिडक्शन, यानी यहाँ वो वर्क कर रहा है, वहाँ पे सेफ्टी हो, स्ट्रेस ना हो, है ना, क्रीज हो, कम हो। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल। एयर आज हम देख रहे हैं जनरली कि दिल्ली में या कई ऐसी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं या सिटीज़ हैं जहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा है, अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में, मतलब वो कंपेयर करने लायक भी नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन था स्वच्छ भारत अभियान, तो ये तो देखो ऑप्शन पहले ही में पहला पॉइंट था, तो ये तो नहीं होगा, मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ये तो है पहले से। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं है। दूसरा था यात्री सुरक्षा, यात्री सुरक्षा ये यहाँ पे दिया हुआ, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। थर्ड निर्भय नारी, अभी हमने पढ़ा, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है अन्नपूर्णा स्कीम, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये मतलब ऑप्शन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। सात जो की एक्शन थे, प्रायोरिटी एरिया थे, उसमें ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 7 प्रायोरिटी एरिया नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं एनएचपी। इसमें सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान के
इंक्लूजन इसमें इंक्लूड है, न्यूट्रिशन, जेंडर, तो आदि स्कीमों की बारी मतलब बात होती है। तो इसका राइट आंसर था अन्नपूर्णा स्कीम, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, हेल्थ प्रायोरिटी इसमें इंक्लूड नहीं करती। थर्ड ऑप्शन की तरफ हम सब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें ऐसी कौन सी वो पल्स है या दाल है जिसकी वजह से, इसके रेगुलर कंजप्शन से या रेगुलर उपयोग से लेदरिज्म नाम की एक डिजीज हमें हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो देखें कि लेदरिज्म है क्या। कि लेदरिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, जो कैसा होता है, एक तो बढ़ता है कंटिन्यूअस, और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है ना, जिसकी वजह से हमारे पैरों में स्टिफनेस या वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, जो लोअर लिम्स होते हैं। इसकी वजह से ये कब हो रहा है, जब हो रहा है जब हम लेदरिज्म का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है। अच्छा, लेदरिज्म एक्चुअल में क्या हो गया, तो ये ग्रास्पी को हम बोलते हैं लेदरिज्म या लेदरस। लेदरस से भी हम डिनोट करते हैं, जिसको हम आम भाषा में केसरी दाल भी बोलते हैं। इसका एक साइंटिफिक नेम है लेथेरस सेटिवस। अब ये पिक्चर देखो आप। अभी हमने बात की कि लोअर लिम्ब में स्टिफनेस और वीकनेस आती है, तो ये देखिए, ये लोअर लिम्ब। आप देखिए इनके पैर कैसा हो गया है, ये डंडे का सहारा लेकर के चल पा रहे हैं, विथआउट इसके स्टिक के ये चल ही नहीं पा रहे हैं। वीकनेस बन गई है, मतलब एक इसके कंटिन्यूअस उपयोग से ये बीमारी आ रही है। लेकिन ये बीमारी कंटिन्यूअस उपयोग से ही क्यों आ रही है, वो इसलिए आ रही है, इसका कंजप्शन जो किया जा रहा है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है, इस ग्रास पी में या इस लेटेरस सेटिवस में, या जिसे हम दूसरी भाषा में बोल रहे हैं केसरी दाल में, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट की एब्सेंट है, मौजूदगी है ही नहीं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है ना, जिससे हम ग्रोथ करती है हमारी ह्यूमन बॉडी। वो है, ऐसी मौजूदगी इसमें नहीं पाई गई, इसके कंटिन्यूअस उपयोग से, ऐसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, केसरी दाल, है ना। यही तो है, इसी का नाम तो है लेथेरिज्म। कहाँ से पड़ा, एक साइंटिफिक नाम था लेथेरस सेटिवस, इसी को ग्रास्पी, इसी को केसरी दाल बोला गया। इसके बारे में थोड़ा सा और अभी जो हम इसे करेंट से रिलेट करके देखते हैं एक बार। जैसे राइट आंसर तो इसका हो गया एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ केसरी दाल, मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मात्रा में केसरी दाल का उपयोग करने से एक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से लेथरिज्म होता है। और ये एक कंडीशन लीड करती है किसको, लोअर लिम्स को हमेशा के लिए पैरालाइज करने। लोअर लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं। इसका थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक या हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। केसरी दाल एक्चुअल में देखने में कैसी होती है, तो देखो मैंने पिक्चर का उपयोग किया है यहाँ पे। आप देखोगे कि स्लाइटली स्क्वायर है, आप ध्यान से देखें, स्लाइटली स्क्वायर है। आपने देखा होगा, मटर देखी होगी, तो मटर का ही एक छोटा रूप है, पर हम जैसे आम भाषा में मटरा भी बोलते हैं कई बार। तो ये देखिए, ये ऐसी फली लगती है इसमें, और इसके अंदर होती है ये इनिशियली ये ग्रीन कलर में होती है, बट जब अल्टीमेटली या फाइनली ये इसका जो कलर है वो ऐसा देखने को मिलता है। एक रफ शेप होता है ना, जिसे हम आसानी से देखने के बाद हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये है, क्या है ये, केसरी दाल है। इसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि केसरी दाल पर बैन लगाया गया 1960 के दशक से। क्या कंसर्न था कि पैरालिसिस हो जाता है, न्यूरोलेजरिज्म हो जाता है, न्यूरोटॉक्सिन की एक हमने अभी पढ़ा सब्सटेंस की वजह से, जो क्या करता, मतलब ये किसकी वजह से एक्ट होता है, न्यूरोलेजरिज्म, न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस अभी हमने पढ़ा था। लेकिन एक नई रिसर्च सामने आई, उसमें क्या पाया गया, वाराणसी रीजन में ये रिवील हुआ कि केसरी दाल और पैरालिसिस का कोई लिंक ही नहीं है ना। ये अभी रिसेंट रिसर्च में ऐसा पाया गया। सरकार क्या कर रही है इसमें, गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। वो क्या करेगी, वो क्या रिकमेंड कर रही है, वो रिकमेंड ये कर रही है कि इसके जो वैन है इसको हटा दिया जाए। लेकिन बट एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आना बाकी है, वो अभी नहीं आया है, इस वजह से ये वैन अभी हटाया नहीं गया। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, देखिए आमतौर पे इसमें पाया गया है कि ये प्रोटीन और फाइबर में रिच है ना, जिस वजह से इसमें जैसे कि जैसे अदर जो दूसरी दालें होती हैं, उसमें केसरी दाल में एक प्रोटीन का, फाइबर का गुड सोर्स है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स के जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्थ के लिए एसेंशियल मौजूद है पहले से।
अच्छा, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कैसे है कि ये एफोर्डेबल है, मतलब कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल फार्मर इसको एफोर्ड कर सकता है, परचेज कर सकता है या ले सकता, प्रोड्यूस कर सकता है ना। जैसे कि जो दूसरी जो दालें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि महंगी होती हैं, इकोनॉमिकल नहीं होती। ये इकोनॉमिकल फूड सोर्स है कई कम्युनिटीज़ के लिए, है ना। मैनी कम्युनिटीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोगों को 1960s के टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ वीकनेस या ऐसी चीज़ें जो क्रिएट हो रही थी जिसको ये केसरी दाल की वजह से जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन रिसेंट स्टडी में इसको खंडन कर दिया गया है। और इन्हीं गवर्नमेंट जो है उसका स्टेटस यही है कि इसमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। ड्रॉट रेजिस्टेंट होती है केसरी दाल, जो ड्रॉट कंडीशन में या सूखे के समय में, है ना, कम से कम पानी देकर भी मिनिमल वाटर का उपयोग करके केसरी दाल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको थ्राइव करवाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और ये काफ कुछ सीमित सर्टेन में कुछ रीजन्स में ये क्रॉप काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आई होप आपको समझ अच्छे से आ पा रहा होगा, सिम आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2017 में इसरो ने सक्सेसफुली 104 सैटेलाइट को सिंगल फ्लाइट के माध्यम से या सिंगल फ्लाइट से लॉन्च किया था। तो ये हमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि 104 सैटेलाइट 2017 में इसरो ने कौन सी सिंगल फ्लाइट से लॉन्च किए थे, वो भी सक्सेसफुल। इनसेट 3D था क्या, PSLV C55 था, GSLV F12 था, PSLV C37 था। 2017 में आप थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें कि 104 सैटेलाइट भारत ने, भारत के इसरो ने लॉन्च किए थे। उस जो स्पेस से जो सिंगल फ्लाइट का जो नाम था वो था PSLV C37। इसको अच्छा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पिक्चर देखिए आप। PSLV C37 इसने पहले ही अटेम्प्ट में एक वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। कैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके। इसके पहले रसिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता था। 37 सैटेलाइट इसने 2014 में लॉन्च की, सिंगल फ्लाइट, सिंगल मिशन। और एक रिकॉर्ड उनके पास था कि यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, इसने 29 सैटेलाइट्स या पेलोड्स को सिंगल रॉकेट से लॉन्च किया था। अब भारत के पास ये रिकॉर्ड है। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं इसका। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C37 से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। जैसा PSLV को हम अगर एक्स एक्स एलेबोरेट करें या इसका फुल फॉर्म देखें, PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाकी के ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। इनसेट 3DR, ये क्या है, एक एडवांस वेदर सैटेलाइट है ना, वेदर इंफॉर्मेशन देने के लिए, मेटेरोलॉजिकल मेटेरोलॉजिकल डेटा देने के लिए, ओशियनिक ऑब्जर्वेशन या सैटेलाइट एडेड सर्च या रेस्क्यू सर्विसेज के लिए इसका उपयोग किया गया। ये कब लॉन्च हुआ था, ये 8 सितंबर 2016 को लॉन्च हुआ था, है ना। इसके साथ और क्या किया गया था, GSLV F05, तो पहला ऑपरेशनल फ्लाइट था GSLV का, उसने क्रायोजेनिक अपर स्टेज को कैरी किया था, है ना। तो ये एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। जैसे और एक और देखें हम, PSLV C55, इस ये क्या था, ये 57th मिशन था इंडियन PSLV रॉकेट का, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 57th मिशन था। इसमें क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सेंसिंग सैटेलाइट को सेंटर में या केंद्र में रख करके इसका यूज किया गया था। इसमें टेलीलियोस 2 सैटेलाइट, सिंगापुरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट विद किसके साथ में, सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR पेलोड को लोड किया गया था। इसकी खासियत क्या थी, इसमें PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया था, जिसे पोयम बोलते हैं। जिसका क्या यूज था, जिसका यूज किया गया था PS4 स्टेज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। ये कब लॉन्च हुआ था, ये 22 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था। ऐसे ही GSLV F12 का ये क्या था,
ये भारत का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, GSLV, जिसे किस लिए डिज़ाइन किया गया था? इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि हैवी जो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में उसको लॉन्च किया जा सके। इसमें क्या था पेलोड में? तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, किसके लिए? नाविक सिस्टम। ये भारत का एकमात्र नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो भारत का एकमात्र बनाया गया है नाविक सिस्टम। ये कब कब लॉन्च हुआ था? GSLV F12 ये मई 29 2023 को लॉन्च हुआ था, है ना? इनकी डेट याद जरूर रखना, कई बार क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट ईयर पूछ लेते हैं। डेट हो सकता है ना पूछें, लेकिन ये जरूर इसका याद रखना है। जैसे कि इनसाइट 3D आर्क 2016, PSLV C55 2023, GSLV F12 2023, ताकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में हमें आसानी हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर कैसे किया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका मैं सीधा आंसर बताता हूँ। डॉप्सन यूनिट होती है ना? डेसिबल का यूज तो बहुत करते हैं। डेसिबल देखिए, इंटेंसिटी, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। डॉप्सन यूनिट का हम यूज करते हैं ओजोन की जो लेयर की थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए। ये क्या है? ये देखिए, ये भी समझेंगे, ये भी समझेंगे, है ना? मैं इनका एक प्रेप आपको अवेलेबल कर दूंगा अभी, तो उसके पढ़ के हम समझ लेंगे इसको। वैसे ये कुछ नहीं है, ये सिंपल है। पॉल्यूशन में पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जब आप रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं पोल्यूशन वाली, एयर पोल्यूशन में जो रिपोर्ट्स आती हैं, तब आपने ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ओजोन लेयर वो क्या है? एक ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, ये लोकेट कहाँ होती है? देखिए, ये 15 से 30 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एक लेयर है ना? प्राय पांच पांच लेयर देखने को मिलती हैं, जिसमें स्ट्रेटोस्फियर के 15 से 30 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ये हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ये देखिए, आप ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। अच्छा, सन से रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसको कैप्चर करने वाली लेयर कौन सी होती है? तो वो होती है ओजोन लेयर। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ एक ही यूवी रेज आती है? नहीं, तीन प्रकार की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जैसे हम यूवी ए बोलते हैं, यूवी बी, यूवी सी, है ना? इसमें सब जो जो इसको डिप्लीट करती है, जो इसमें छेद कर देती है, तोड़ देती है, वो कौन सी होती है? वो अल्ट्रा वी रेडिएशन होती है ना? इस इसके डायरेक्ट पढ़ने से क्या होगा? जो ओजोन लेयर है, कहीं ना कहीं वो कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर रही होती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से अर्थ पे जो रेडिएशन पड़ता है वो ना के बराबर पड़ता है, और इससे ह्यूमन स्किन में होने वाले रोग नहीं होते हैं, है ना? ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है, जो साइकिल है लाइफ की वो बराबर प्रॉपर वर्क करती है। बट ह्यूमन मेड कुछ ऐसे सब्सटेंस क्रिएट किए गए हैं, जैसे कि AC चलाते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ से रिलीज होता है, CFC। तो ये क्या करता है? ये अर्थ से ही जाकर के ओजोन लेयर में, हमारे ओजोन लेयर में जाता है, और उसको कहीं ना कहीं डिप्लीट करता है, उसको छेद करने की कोशिश करता है ना? इसकी मौजूदगी की वजह से। तो इसको थोड़ा सा और हम अगर पढ़ें, अर्थ की जो स्ट्रेटोस्फियर है, रीजन है, उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है ओजोन का। ओजोन क्या है? O3 है, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, जो क्या करते हैं, जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, है ना? जिससे लाइफ जो है प्लानिट पर, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ह्यूमन मेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? ह्यूमन द्वारा बनाए गए CFC, जो अभी हमने देखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्या करते हैं? लेयर को, ओजोन लेयर को डैमेज कर देते हैं। बट ग्लोबल एफर्ट इसके लिए लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या हो रहा है? ये सक्सेसफुली इसको, इसका यूज करके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यूज करके इन केमिकल्स को रिड्यूस किया जा रहा है स्ट्रेटोस्फियर वाली रीजन में, है ना? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था, आपको समझ आ रहा होगा। डॉप्सन यूनिट का हम यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए? ओजोन कंसंट्रेशन जो इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जिससे आपको रिकॉल भी होगा और अच्छे से याद रह पाएगा। ये यूनिट रिप्रेजेंट करती है यूजोन में जो टोटल अमाउंट है उसको, उसके वर्टिकल कॉलम को, किसके? एटमॉस्फेयर में। एक डॉप्सन यूनिट को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं कि जो प्योर ओजोन है
उसकी थिकनेस को बताने के लिए कैसे बता देते हैं, जो मतलब जो ओजोन है, वो ये ओजोन सीधी तो दिखेगी नहीं, वो गैस फॉर्म में होगी, कहीं ना कहीं गैस फॉर्म में होती है हमारे एनवायरनमेंट। अब उसी को बताने के लिए डॉप्सन यूनिट का यूज कर रहे हैं, है ना, उसको डिफाइन कर रहा है। एक स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर को मानक मान के, तो हम उसको मानते हैं कि एक एवरेज निकाला गया है। जो एवरेज निकाला गया है, तो वो एवरेज क्या कहता है कि ओजोन लेयर जो है ना 300 डॉप्सन यूनिट थिक है ना। ओजोन लेयर जो है उसकी जो थिकनेस है, कुछ ऐसे मान, ये थिकनेस है ना ओजोन लेयर की, कितनी है 300 डॉप्सन यूनिट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डेसिबल क्या है? ठीक, डेसिबल हम अभी मैंने बताया है, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। पीपीवी क्या है? पार्ट्स पर बिलियन। ये क्या है? हम जो एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन होता है मिक्सचर के अंदर किसी सब्सटेंस का, उसको मेजर करने के लिए हम पार्ट्स पर बिलियन का यूज करते हैं। ये क्या हो सकते हैं? पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर में या वाटर में मौजूद होते हैं, ऐसे पार्ट्स पर मिलियन। ये क्या होते हैं? जो कम स्मॉल कंसंट्रेशन होता है लार्जर मिक्सचर के सब्सटेंस में, उसको मेजर करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? बस सीधा नंबर पूछा है तो देखिए, ये 7 होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल का आप सी उठा लो यहाँ पे, और इस डायग्राम की तरफ देखो। सी, मैं इसमें एक जोड़ दूँ, 7 मैंने बोला ना, C1 कर दिया, C2 कर दिया, C3, C4, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? C7 तक। तो ये टोटल C7 होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। सबसे जो ऊपर वाला जो होता है C1, इसको बोलते हैं एटलस। ऐसा क्यों? इसे इसलिए ऐसा बोला जाता है, जब भी हम हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो और उसका जवाब हम हाँ में भर रहे होते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ हम हमारे हेड को हम हिला, मतलब बताते हैं, उसको शो करते हैं, है ना। तो उस कंडीशन को हम एटलस बोलते हैं C1। ये C1 की वजह से हम कर पाते हैं, जो दिखा पाते हैं, जो हाँ भर पाते हैं, वो C1 की वजह से कर पाते हैं, है ना। सी क्या है? सर्वाइकल। ऐसे ही C2 में क्या होता है? ये एक्सिस नाम दिया गया। इसे क्यों दिया गया? क्योंकि जब हम कोई भी क्वेश्चन का नो में जवाब दे रहे होते हैं, तब हम उस कंडीशन में गर्दन को हम कुछ राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हम इसको दिखाते हैं। और ऐसा करते हैं, जब भी ऐसा करते हैं तो इस कंडीशन में हम इसको एक्सिस बोलते हैं। सी टू की वजह से ये होता है। हाँ, अगर ये दोनों नहीं होंगे ना, तो ना आप हाँ कह पाएंगे और ना आप ना कह पाएंगे, है ना। क्यों? आपको कंडीशन को मतलब गेस्चर में आप शो ही नहीं कर पाएंगे। कुछ और ऐसे, देखिए ये है, ह्यूमन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, है ना, जो बॉडी साइज के अनुरूप। जैसे कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेम जैसे जिराफ में होती है, जिराफ में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं, और उसी तरीके से ह्यूमन में भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं। एक और, कि इन्फेंट जो होते हैं, जो जब उनका नवजात का जन्म होता है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 300 हड्डियां होती हैं। बट आगे चल के जैसे जैसे वो एडल्ट होता है, तो उसमें ये हड्डियां, कुछ हड्डियां आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिससे ये अल्टीमेटली या लास्ट में 206 हड्डियां रह जाती हैं। आपकी बॉडी लगभग 25 मिलियन, 25 मिलियन नए सेल बनाती है हर सेकंड में। ह्यूमन की जो आंख है, वो एक मोस्ट एडवांस्ड कंप्यूटर की इमेज प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है, उससे भी ज़्यादा तेज होती है ना। काफ़ी ज़्यादा तेज तरीके से स्पीडली प्रोसेस कर सकता है एक ह्यूमन आई। तो आपकी आंख काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करने में सुपरफास्ट होती है। जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं हाथ के, ऐसे ही प्रत्येक एवरी इंडिविजुअल के टंग में एक यूनिक प्रिंट होता है ना? ये कुछ फैक्ट है जो आप पता होना चाहिए। कौन से साल भारत का इंटर प्लेनेटरी मिशन मार्स लॉन्च हुआ था? सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, सीधा सा क्वेश्चन है। बस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2013। लेकिन 2013 कब ये लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013, है ना। इसमें क्या था? अच्छा, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये ये बाद में देखेंगे, ये पहले देख लेते हैं। तो इसका नाम भी क्या था? मार्स। मार्स से हमने नाम रखा इसने, भारत ने मंगलयान। मंगलयान इसका नाम रखा गया।
ये मार्स की ऑर्बिट में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को। इंडिया का पहला इंटर प्लानिटरी एंडीवर मतलब कि प्रयास था जो सफल हुआ। मंगलयान के साथ भारत देश का एशियन कंट्री, पहला एशियन कंट्री बन गया जो मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा। है ना, काफी कॉस्ट इफेक्टिव था। एक मूवी थी आपने देखी होगी, ग्रेविटी, है ना, उसकी जो कॉस्ट थी मोर देन 500 मिलियन, और इसकी जो कॉस्ट थी हमारे मंगलयान की वो थी 450 करोड़, मतलब 74 मिलियन डॉलर में ही, इतने सस्ते में ये मिशन हो गया कंप्लीट। है ना, ये वो जो ग्रेविटी मूवी थी वो हॉलीवुड मूवी एक फिल्म थी ग्रेविटी, ये इसका पोस्टर भी देख लो आप, देख सकते हो यहाँ पे। उसकी कॉस्ट से भी मतलब कम था उसका। अच्छा, ये मंगलयान कब तक चला? 6 महीने तक चला। है ना, इसने 8 साल का पूरा इसकी लाइफ साइकिल थी, जो 24 सितंबर 2022 तक इसकी कक्षा में रहा। इसका वजन कितना था? इसका अगर वेट पूछने एग्जाम में तो इसका वेट था 1350 किलोग्राम या 1350 kg। कुछ सिग्निफिकेंस थे, कुछ महत्व विशेषताएं थी इसकी, कि पहला इंटर प्लानिटरी मिशन था भारत का, पहला एशियन नेशन बना जो मार्स की ऑर्बिट में पहुंचा, मार्स पहुंचा, पहला नेशन जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में, मेडन अटेम्प्ट में, मार्स पे पहुंचने की एक सफलता हासिल की। इंडियाज, इसको और क्या बोला गया, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम या मंगलयान, जो 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से लॉन्च हुआ, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से ये लॉन्च हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पास किया वाटर, एक वाटर एक्ट पास किया, जो क्या बोला गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इसको बोला गया। तो ये कब कब पास किया गया, है ना, कब पास किया गया, सीधा सा बोला जा रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 1974। इसका पर्पस क्या था? कि हम वाटर पोल्यूशन और वाटर की क्वालिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं, है ना, वाटर पोल्यूशन है उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, वाटर की क्वालिटी है उसको इंश्योर करना चाह रहे हैं। एक बोर्ड बनाया गया, क्रिएट बोर्ड किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर ये केंद्र में था, स्टेट में क्या था, स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB। इनको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों? क्योंकि अगर ये बनेंगे तभी तो एक्ट आएंगे, एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हम लॉफुली एनफोर्स कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। फिर कंसेंट की जरूरत पड़ी, किन को जरूरत पड़ी? जो इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्री डाल रहे हैं तो वो पोल्यूशन को डिस्चार्ज करते हैं ना, वाटर में डिस्चार्ज करते हैं, तो उसका एक कंसेंट चाहिए पड़ेगा, एक मर्जी, एक एक हमें एग्रीमेंट या फिर जो भी, हाँ भरने के लिए हमें कुछ सर्टिफिकेट चाहिए पड़ेगा, रजामंदी चाहिए पड़ेगी। तो इनको इंडस्ट्रीज को ऑब्टेन करना पड़ेगा कंसेंट, जो ये बोर्ड है CPCB और SPCB, इनसे कंसेंट हासिल करना पड़ेगा कि ये डिस्चार्ज जो पोल्यूटेंट है वो उनके रूल्स रेगुलेशन में आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। जो बोर्ड की पावर है, उनका उनको देखो एक पावर मिलेगी, बोर्ड को क्या अथॉरिटी मिलेगी कि वो ऐसे एक्शन इशू कर सके जो मॉनिटर करें पोल्यूशन को, या फिर ऐसे एक्शन ले सकें इनके खिलाफ जो ऐसे हमारे एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहा है। तो वाटर एक्ट 1974 में आया। ये क्यों लाया गया? ताकि पॉल्यूशन जो वाटर में हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके, और एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्रिएट किया जा सके, एस्टेब्लिश किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इंडिया इंडेक्स 2018, इसके अकॉर्डिंग जो SDG 1, SDG 2 और SDG 9, ये किस किस बात को या किस फैक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, किस बात को बताते हैं? हम सारे सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या थे? देखिए, पहला था, मैंने सारे रख दिए, पहला था नो पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। दूसरा है जीरो हंगर। थर्ड पे था गुड हेल्थ एंड वेलनेस, है ना, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्लीन वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए, है ना, जिससे एफर्ड कर सकें, सोलार एनर्जी होगी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी एंड रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज को कम किया जाना चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन हो, क्लाइमेट के जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इन सब में एक्शन लेने वाले कोई ऐसे
उस पर भी ध्यान रखने वाली चीज़ें होना चाहिए। लाइफ बिलो वाटर, है ना, लाइफ बिलो वाटर, ये भी, इनको भी ध्यान में रखा जाए। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसको भी कोई ऐसा क्षति ना पहुंच रही हो, सब चीज़ अच्छी होना चाहिए, जिससे एनवायरनमेंट या फिर और भी जो जहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो। लाइफ ऑन लैंड, जो लैंड पे जो लाइफ है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए इससे नुकसान हो। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन क्वालिटी वाले होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। पूछा जा रहा है SDG 1, तो SDG 1 अभी हमने पढ़ा नो पॉवर्टी, तो देखो ऑप्शन, देखो एलिमिनेट करते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में नो पॉवर्टी दिया है, तो सी और डी में दिया है, नहीं दिया है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएंगे। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, SDG 2, ये क्या है, जीरो हंगर, तो जीरो हंगर कहाँ है, जीरो हंगर देखो पहले ऑप्शन है यहाँ पे, सेकंड में तो है ही नहीं, मतलब सेक्शन सेकंड वाला भी हट जाएगा, ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा राइट आंसर, हमें थर्ड तो देखना ही नहीं पड़ा, SDG 9 हमें देखना ही नहीं पड़ा, और राइट आंसर हमारा ये हो। लेकिन फिर भी हम 9 देख लेते हैं। 9 अभी हमने देखा था कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो यही दिया है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए रखा हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। SDG 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड का, जिसमें फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैगेलेट्स ये होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है ना। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पॉन्ड का होता है उसमें फंगी, बैक्टीरिया, फ्लैगेलेट्स, ये किसका काम करते हैं, क्या बोला जाता है, तो देखिए इनको डिकम्पोजर बोला जाता है ना। ये डिकम्पोजर क्यों बोला जाता है, अभी हम समझते हैं क्यों। क्योंकि डिकम्पोजर का काम हमेशा आप देखोगे, कंज्यूम करेंगे, वो खाएंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, किसको, डेड प्लांट को, मरे हुए प्लांट को, एनिमल को, या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको, है ना, जो भी हम समुद्र में कचरा या कुछ भी फेंक देते हैं, तो ऑर्गेनिक जो भी वेस्ट हो गया, जो भी प्लांट एनिमल्स हुए जो डेड है, उनको खा करके, उनको डाइजेस्ट कर करके, इस प्रोसेस में क्या होता है कि डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज करके उनको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। मतलब हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना, जो कॉम्प्लेक्स जटिल जो होते हैं, उनको सिंपल एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, मिनरल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ये। और फिर क्या होता है कि ये सिंपल सब्सटेंस दोबारा मिट्टी में चले जाते हैं, है ना, और एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक प्लांट को देते हैं, जिससे वो ग्रो करता है, आगे ग्रोथ हो जाती है, थ्राइव कर जाता है। पर ये काम किसका होता है, डिकम्पोजर्स का होता है। वो कौन होते हैं, फंगी हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फ्लैगेलेट्स हुए, वो ये होते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बार। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये एक्ट क्या करते हैं, किसकी तरह कार्य करते हैं, डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं। ये ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिएंट में, है ना, पोषक तत्व। ऑटोट्रोपिक कंपाउंड क्या होता है, देखिए ओपो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट्स, इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ऐसे ग्रीन प्लांट या ऐसे बैक्टीरिया जो खुद का भोजन ही प्रोड्यूस करें, उनको ऑटो, ऑटो मतलब क्या है, मतलब खुद से, खुद को खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना। जैसे कि प्लांट, ऐसे प्लांट क्या, जैसे फोटोसिंथेसिस आपने प्रोसेस देखी होगी, उसमें सनलाइट लेकर के प्लांट खुद का भोजन बनाते हैं, है ना, एनर्जी सनलाइट से कन्वर्ट करके या फिर केमिकल रिएक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं। और ये क्या बनाते हैं, एक फूड चेन का बेस तैयार करते हैं, है ना, ज़्यादातर इकोसिस्टम में। ये ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर देखो जनरली हीटरोट्रॉप से बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये खुद का मतलब ऐसे, एक एक प्रकार से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का भोजन ना बना पाए, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये खा करके या दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वहां से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कंज्यूमर को हम उनकी डाइट के अनुसार भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, सिर्फ पौधों को खाएंगे, उनको हर्बीवोरस बोलेंगे। कार्निवोरस जो ईटिंग
अदर एनिमल्स मतलब दूसरे एनिमल को खाएंगे। ओमनिवोरस मतलब कि जो प्लांट भी खाएंगे और एनिमल्स भी खाएंगे, तो उनको ओमनिवोरस बोला गया। ये तीनों कैटेगरी को जब हम सम अप कर दें तो ये कंज्यूमर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम कर रहा है ना, कुछ ना कुछ चीज ले रहा है, खा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहा है, जब कंज्यूम कर रहा है तो इनको कैटेगरी में बांट दिया गया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस केवल प्लांट को खा रहा है, कार्निवोरस जो है वो अदर एनिमल को खा रहा है, ओमनिवोरस है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा रहा है। ओमनी वर्ड लगा है, ओमनी मतलब बोथ। कार्नी लगा, कार्नी मतलब कि ये आपको दिखाएगा, कार्नी किससे, मांसाहारी, उससे रूट वर्ड है। हर्बी मतलब कि कोई भी हर्बी आप हरी चीज से याद रखो, है ना, हरे भरे हर्बी मतलब कि जो सिर्फ वेज चीजें खा रहा है, ईटिंग मतलब प्लांट वगैरह खाते हैं, हर्बीवोरस। डिकम्पोजर्स अभी हमने पढ़ा है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फ्लैगेलेट्स, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर दें, तोड़ दें, या वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर है कंज्यूमर से जो प्राप्त हो रहा है ना। प्रोड्यूसर अभी हमने पढ़ा प्लांट वगैरह, कंज्यूमर अभी हमने पढ़े हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सब कंज्यूमर हुए। तो इनसे जो भी प्राप्त हो रहा है वो डिकम्पोजर इनका यूज करके ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट बना देते हैं और इकोसिस्टम में दोबारा छोड़ देते हैं, जिससे इकोसिस्टम जो इको साइकिल है वो चलती रहती है। ताकि ये प्रोड्यूसर्स को वो चीजें उपलब्ध करा देते हैं जिससे वो रीयूज करें, उसका उपयोग करें, और फिर से वही साइकिल चले। आप बायोटेक कंपोनेंट देखिए, बायोटेक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटेक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, है ना, ये वर्ड लग गया। तो ये क्या रेफर करते हैं, ये रेफर करते हैं नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर जो इकोसिस्टम है, जो इन्फ्लुएंस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब इस वर्ड को ध्यान देना, जो इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? जैसे कि सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, टेम्परेचर हुआ, सोइल, एयर, मिनरल्स, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं। किसको करते हैं? हमें भी करते हैं, एनिमल्स को करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसे जो सब जो फैक्टर्स हैं, ऐसे नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग में ही आएंगे, है ना, लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है ये सब। तो ऐसे नॉन लिविंग फिजिकल या केमिकल फैक्टर जो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्फ्लुएंस करें, उनको एबायोटिक कंपोनेंट बोला गया। ये फैक्टर क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस टाइप का है, वो, है ना, जो सर्वाइव कैसे सर्वाइव कर पाएगा, कैसे थ्राइव कर पाएगा एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ये फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू सो मच। आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।